सर आपको कैबिनेट मंत्री बनने से सर गया की जनता झूम रही, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, गया की जनता को खुश होने की ज़रूरत है ही है। गया में जो भारत सरकार से मदद मिलनी चाहिए, गया की जो समस्याओं को पार्लियामेंट में या भारत सरकार में प्रेजेंट करना चाहिए, मैं समझता हूँ कि आज तक नहीं हो सकी है। आप लोग जानते हैं कि 16 अप्रैल को जब नरेंद्र भाई मोदी जी आए थे तो दो बात आप लोगों को जानना चाहिए और जनता को बताना चाहिए। एक बात तो उन्होंने कही थी कि मैं यहाँ चुनाव जीतन मांझी नहीं लड़ रहा है, यहाँ चुनाव नरेंद्र मोदी लड़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और समझते हैं कि जितने भी मीटिंग उन्होंने की होगी शायद ही कोई मीटिंग में इस प्रकार की बात कही होगी। तो इसे समझा जाना चाहिए कि जीतन मांझी के प्रति क्या उनकी भावना थी और उनकी भावना के अनुरूप गया के लोगों ने जब काम किया तो आप देखें, हम मंत्रालय मांगने गए थे थोड़े, मंत्री पद मांगने गए थे थोड़े, लेकिन उन्होंने कैबिनेट में पहली बार चुनाव जीत के गए, मंत्री पद दिया, कैबिनेट में विभाग भी ऐसा दिया जो कि गरीब को रोज़गार देने से संबंधित है। इस पर बहुत काम किया जा सकता है। तो ये बातें हुई। और रही बात गया की, तो गया की दो चार समस्याएं ऐसी है जिससे गया का विकास संभव है, खास करके औद्योगिक दृष्टिकोण से भी और पर्यटन के दृष्टिकोण से भी। पर्यटन के दृष्टिकोण से है, जो हम मुख्यमंत्री थे तो हमने सोचा था कि फल्गु नदी को हम लोग सतत सलीला बने, एवर फ्लोटेड नदी बनावें, ताकि और उसको बनाने के लिए था कि बीथो के नज़दीक में हम बांध बांधेंगे और नदी के दोनों किनारे आपको डोभी तक, बोधगया तक हम सड़क बनावेंगे और इसमें 25 फीट से 10 फीट 15 फीट तक पानी रहेगा, बोधगया से आगे तक के भी। और इसमें इस तरह से भी हम बात करेंगे कि साहब बहुत सा बोटिंग होगा, फेरी लोग चलेंगे और काफ़ी पर्यटन का पैसा मिलेगा। और इस चीज़ के दाहिना किनारे से नहर निकाल करके हम मोकामा टाल में भी ले जाना चाहेंगे पानी, जहाँ मोकामा टाल के लोग का कहना है कि अगर 2 फसल हम उपजावेंगे तो सोना उपजावेंगे। तो वो भी पार्ट है बिहार का, उससे भी समृद्धि बिहार की हो सकती है। तो वो भी हमारे मन में थी, वो चर्चा भी हम प्रधानमंत्री से किया कि हम इंद्रपुरी से सोन से पानी ला करके गंगा में फल्गु में गिराना चाहते हैं। ये हमारे कड़ाही जो सूखी हुई है, ये बातें कर दीजिएगा तो मेरी कड़ाही में कुछ न कुछ बातें आ जाएगी। फिर गया एयरपोर्ट है, आज मानपुर है जिसको कानपुर कहा जाता है, अनेक करघा वहाँ पर है, सूत उनको बाहर से लाना पड़ता है, उनका प्रोडक्ट बाहर नहीं जाता है। ये सारे चीज़ को डेवलप करके सूत यहाँ बनाने की बात होगी, इनके चीज़ को बाहर भेजने की बात होगी। उसके लिए गया एरोड्रोम पर मालवाहक विमान गिरना चाहिए। आज तक मालवाहक विमान नहीं गिरा। कार्गो सेवा जिसको कहते हैं, आज तक कोई सांसद उठाने का काम नहीं किया। तो ये बातें भी हम उनके सामने रखने की बात किया। दूसरी बात, बोधगया अंतर्राष्ट्रीय जगह है, वर्ल्ड हेरिटेज में वो इंक्लूडेड है। हमारा विष्णुपथ है, वो भी आप जानते हैं कि साल में एक बार लाखों लाख आदमी आते हैं पितृपक्ष को ये करने के लिए। तो जब बनारस कॉरिडोर हो सकता है, मथुरा कॉरिडोर हो सकता है, ताज आगरा कॉरिडोर हो सकता है, तो फिर बोधगया, विष्णुपथ और राजगीर कॉरिडोर क्यों नहीं हो सकता है? इस बात का कल्पना शायद किसी के दिमाग में नहीं थी। ये बात की चर्चा भी हम माननीय प्रधानमंत्री के सामने किया है। अगर ये हो जाता है तो हम समझते हैं कि अकेले बिहार को ये जो कॉरिडोर की योजना है सो, और हमारा पानी लाने वाला जो है बीथो बांध करके, वो इससे बिहार को हम आधा बजट जो है इसको हम खाली गया से पूरा करेंगे। ये सारी बातें हम लोगों ने की है। तो 3-4 बात के अलावा भी, जैसे बोधगया है, आप लोग बोधगया में रहते हैं, आप जानते हैं कि जब हम आगरा गए तो मालूम हुआ कि वहाँ आगरा विकास प्राधिकार है। मथुरा में गए तो देखा वहाँ विकास प्राधिकार है। बोधगया जो हेरिटेज सिटीज़ में है
अब उसको विकास प्राधिकार नाम बनाया है तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का विकास का प्रारूप एकदम शून्य है। ये आज तक कोई यहाँ का एमपी जानता है, किया है, लेकिन जीतन मांझी के दिमाग में है। उससे हमारे गरीब लोगों को भी काफ़ी मदद मिलेगी। लड़के वहाँ पर दौड़ता है, आई एम पुअर, प्लीज़ हेल्प मी, इस तरह से दौड़ता है। तो ये ब्लैक स्पॉट है हम लोग के दिमाग पर। ऐसा हमारा कोई लोग नहीं सोचा, लेकिन मेरे दिल में वो दर्द है। हम चाहते हैं कि हमारे लड़का ऐसा नहीं जाए, उसको हम एक तरह से रोज़गार दें। आज विभाग भी हमको मिला है कि हम उसको भी रोज़गार देने का, ट्रेनिंग देने का विचार करेंगे। तो इस तरह से गया के सर्वांगीण विकास का काम हम करना चाहते हैं। गया में देखिए जो हम बनाना चाहते हैं नदी किनारे दोनों सड़क, उससे होगा गया का ट्रैफिक बहुत जाम होता है। हम वो सड़क निकाल देते हैं तो जैसे आएगा लोग और जाएगा गाड़ी लेकर के, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर शाम को जिस तरह से पटना में अभी गंगा किनारे शाम में जाइए तो लाख तो नहीं हज़ारों हज़ार आदमी वहाँ पर बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। वही चीज़ हम फल्गु में पानी दे करके नदी किनारे दोनों करेंगे तो गया का सेकंड रूप वहाँ हो जाएगा, मैंने पटना का। तो ये सब कल्पना करना बहुत लोगों के बस की बात नहीं थी, नहीं किया, लेकिन मेरे दिमाग में ये सब है, ये सब हम करेंगे। तो स्वाभाविक है गया के लोग सोच रहे हैं कि जो हम लोग नहीं सोचते हैं वो जीतन मांझी सोच रहा है। अब रही बात, हम पूजा नहीं करते हैं, लेकिन यहीं पर हम कहते हैं कि अगर भगवान कहीं है तो ये हम अपने लिए नहीं, हम इसे करेंगे तो करोड़पति हो जाएंगे, ऐसा बात तो नहीं है। लेकिन आम जन ज़रूर सुखी होगा, इसीलिए आम जन के लिए ये बातें हम करने के लिए भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमको मदद कीजिए। नरेंद्र भाई मोदी रूपी भगवान ने तो हमको इस कदर परीक्षा लेने की बात की है कि हम ऐसा काम देते हैं। मांझी को मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा काम किया था, इस विभाग में भी अगर देंगे अच्छा काम करेगा तो बिहार के गरीबों का कल्याण होगा। इसलिए न सिर्फ गया का बल्कि बिहार के गरीबों में एक खुशी की बात हो सकती है, क्योंकि उसके लिए जो माइक्रो विभाग मिला है, माइक्रो और स्मॉल, ये सब उसी के विकास का काम है और इसको हम लाएंगे। हम दिल्ली में बैठ कर के हमने देखा है कि इम्बैलेंस है विभाग में, कहीं दूसरे राज्य में ज़्यादा है, बिहार में कम है, तीसरे राज्य में कम है, चौथा। तो वो सबको समेट करके हम बिहार में लाएंगे, क्योंकि बिहार का डेंसिटी पॉपुलेशन ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, स्पेशल राज्य की मांग होती है। तो सब कुछ को देखते हुए बिहार को आगे बढ़ाने का काम हमने सोचा है, उसमें गया भी इंक्लूडेड है। इसलिए आपका प्रश्न कि गया के लोग झूम रहे हैं, स्वाभाविक है। जी जी सर, पीएम नरेंद्र मोदी अभी इटली गए हैं सर G7 में शामिल होने के लिए, उसे लेकर क्या? देखिए ये बड़ी बात है, हर चीज़ में आप देखा है G7 में आज भाग लिए हैं, आज से कुछ दिन पहले G20 की बैठक में भाग लिए हैं। और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं अब रहे, वो संसार के सबसे सबलतम नेता के रूप में उभरे हैं, पॉपुलर नेता के रूप में। उनकी बातें संसार के सब लोग देखते हैं। आपने देखा जब रूस और यूक्रेन के युद्ध चल रही थी, उस युद्ध में हमारे 22,000 लड़के वहाँ थे और सब लोगों ने मांग किया कि हमारे बच्चों का क्या हुआ। तो अब आप लोग सुना होगा, जब मोदी जी से गुहार किया गया तो मोदी जी कहे पुतिन से, पुतिन आप युद्ध रोक दो, मेरे लड़के वहाँ से फंसे हुए हैं। और वो युद्ध उसको रोका और उसने पूछा पुतिन ने कि भाई आपका लड़का को कैसे समझे कि आपका लड़का है। तब इन्होंने कहा कि जिसके हाथ में भारत का तिरंगा झंडा होगा वही हमारा लड़का होगा। तो इसका लाभ बांग्लादेश का लड़का लिया, पाकिस्तान का लड़का लिया, हमारे लोग लिया है। तो इतना बड़ा महत्व, इतना बड़ा व्यक्तित्व उनका उभरा है। तो G7 क्या है, वो तो वर्ल्ड के नेता के रूप में उभर रहे हैं। इसलिए ये G7 तो छोटा मामला है और G20 की बैठक करके उसकी अध्यक्षता किया। ये भारत का सौभाग्य है कि इतना बड़ा नेता हम लोग को मिला है। सर, शपथ ग्रहण से पहले आपने कहा था सर कि दशरथ मांझी के वंशज हैं, दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, हर चीज़ का एक प्रस्तावना होता है। जी। किताब लिखी जाती है, कहानी लिखी जाती है, तो पहले उसका प्रस्तावना बनता है। तो आप लोग समझते होंगे, ये बात को भले लोग न समझे, हम एक प्रस्तावना सेंट्रल हॉल में लिख दिया, एक कह करके
कि हम दशरथ मांझी के ख़ानदान के आदमी हैं, जो छेनी हथौड़ी से हमने 24 बरस कह दिया, जबकि है 22 बरस, लेकिन कह दिया था कि 24 बरस छेनी हथौड़ा से पहाड़ काट करके उन्होंने रास्ता बना दिया। और उन्होंने कहा था कि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वैसे ही जीतन मांझी एनडीए के साथ आपसे है और रहेगा, इतना ये कीजिए। तो एक तरफ हम अपनी कटिबद्धता दिखलाया, दूसरे अपना जो हमारा पुरखन है उसका इतिहास बताया। तो हम तो पृष्ठभूमि तैयार कर लिया है, आगे की बात देखा जाएगा। सर और फादर डे है सर, कहीं क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, फादर की महत्ता सबको जानता है, बिना पिता के तो कोई हो नहीं सकता है। आज अच्छे फादर हों, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उसका भविष्य बनाने की बात करें और करते भी हैं। और ब्रह्मा को भी पिता माना जाता है, तो हमारे पिता ब्रह्मा के रूप में माने जाते हैं। ब्रह्मा सृजन करता है, संसार को देखता है, उसी प्रकार से हमारे पिता भी हमारे वंश को, परिवार को देखते हैं। उनकी महत्ता इतनी बड़ी है कि हर लोग, खास करके हिंदू संस्कृति में, पिता की पूजा करते हैं। तो आज फादर्स डे है, हम पिताजी को नमन करते हैं। प्रसंगवश हम कह देना चाहते हैं कि हमारे पिता गोरखिया थे, हरवाहा थे, लेकिन 2-3 बातें उन्होंने कही है, वो बात लेकर के हम चलते हैं। एक बात उन्होंने कही कि बेटा, कोई काम करते हो तो उसको छोड़ो नहीं, अगर तुम एक दिन छोड़ोगे तो वो 21 दिन तुमको छोड़ देगा। ये बड़ी बात उन्होंने की थी, वो संकल्प में रहा। आज हर चीज़ को हमने किया। दूसरी बात कहा था कि बेटा, कुल और कपड़ा बचा के रखना। आज हम चीफ मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो हम कपड़ा 3 दिन पहनते हैं, 2 दिन पहनते हैं। लोग यहाँ फुटाएंगे में तो शाम सुबह दोपहरिया कपड़ा बदलता है, लेकिन मैं पिताजी की बात को मान करके 2 दिन 3 दिन कपड़ा पहनता हूँ। और दूसरी कुल की बात है, हमारा छोटा भाई दुनिया से चला गया, हमारी बहू चली गई, हमारा भतीजा थोड़ा गलत रास्ता पर है, लेकिन बावजूद जो पोता लोग हैं उसको पढ़ाने लिखाने और परिवार के लोग को समेट करके चलने की बात करते हैं। ये मेरे एक इलिटरेट पिता के सीख है, और जिसके चलते हम आज बढ़े। 12 पुत्र पिता के धर्म, खेती उपजे अपन कर्म, ये हमारे संस्कृति में है। तो आज पिता के चलते ही हम आगे हैं। तो आज के फादर्स डे में हम अपने पिता जो स्वर्ग में हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। सर आखिरी सवाल सर, 2 महीना इलेक्शन रहे सर, मांझी समाज पे बहुत अत्याचार हुआ सर, कई न्यूज़ चलाए हैं। देखिए, कहा जाता है कि जो परिवार आगे बढ़ता है तो पहले वो मार खाता है। तो आज हमारा परिवार संगठित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसलिए वो मार खाएगा ही। फिर सेकंड स्टेज आएगा, वहाँ पर लोग उससे दहशत खाएंगे, मार नहीं खाएगा, लेकिन तो भी वो प्रेशर में रहेगा। अब तीसरा स्टेज आएगा तो वो मारेगा दूसरे को। तो आज पहला स्टेज है जिसमें हमारे लोग मार खा रहे हैं। तो हम बहुत खुश हैं इस माने में कि हमको याद है, यहीं हथियामा में रमानी मियाँ थे, उनके 7 बेटा थे। एक बेटा जब आता था कहने के लिए कि अम्मी हमको फलना मारा, एक दिन वो बेटा को 2-3 डंडा मारा कि साले वो लो बकरी का दूध पिया है, तुम माँ का दूध तुम नहीं पिए हो, जाओ जो करना है तो करो। 2 महीना के बाद शिकायत आने लगी कि उसका बेटा दूसरे को मारा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारा जो समाज है आज तक सोया हुआ था और इसमें शैक्षणिक प्रबुद्धता नहीं आई हमारा समाज में आज भी, जबकि जनरल लिटरेसी रेट 76 और 80% है। शेड्यूल कास्ट का लिटरेसी रेट 30-35% है, लेकिन मुसहर का लिटरेसी रेट 6% है, 7% है। तो समाज ने अभी इसको दबा के रखने का काम किया है। लेकिन 2015 में जब जीतन मांझी मुख्यमंत्री हुआ है, उस दिन से इन लोगों में अवेकनेस आने लगा है। और अवेकनेस की स्थिति आज जब हम केंद्रीय मंत्री हैं और ये जो इलेक्शन हुआ, 1000 लोग गया, लेकिन जहां हम नहीं भी गए, हमारा संतोष नहीं भी गया, हमारा मुसहर भुइयाँ समाज एनडीए को लड़ कर के वोट दिया है और ये सब लोग जानता है। तो इसमें अवेकनेस आ रहा है। तो एवरी एक्शन है गॉड रिएक्शन, तो दूसरा लोग तो रिएक्ट करवे करेगा। इसलिए वो मार खा रहा है
उससे बहुत हम दुखी नहीं हैं। हाँ, जो उस पर कार्रवाई हुई है, अगर कोई गलत किया है, हमारे नॉलेज में बात आती है तो उसका हम पुलिस से और प्रशासन से मदद करवाते हैं।